स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी अड्डा 24x7। आज हम बात करेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। पार्ट 1 आपने देखा होगा। पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें चर्चा करेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। इतिहास को आप जानते ही है, कई भागों में बांटा गया है। तो ये जो आज का जो सब्जेक्ट है, ये नॉट ओनली द इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज जो लोग बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं बिहार का पार्ट 2 सीरीज। तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों, बिहार के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा नवीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार जो क्षेत्र है वो विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है, जैसे मगध, मिथिला, अंग, वज्जी संघ, वैशाली। ये सब आपने राज्यों के नाम सुना होगा। ये सभी राज्य जो है वो सभी आज बिहार के राज्य के अंदर ही आते हैं। तो बिहार में अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो बिहार के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी हमें सारण जिले में गंगा नदी के किनारे चिरान नामक एक जगह है, जहां से नौपाषाण युग का अवशेष प्राप्त हुआ है। अर्थात बिहार का जो इतिहास आप देखेंगे, हमें चिरान में नौपाषाण युग से ही इसकी शुरुआत हमें हो जाती है, अवशेष मिलना शुरू हो जाता है, जो लगभग 4500 से लेकर 2345 ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि बिहार में ताम्र युग के भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 2345 से लेकर 1726 ईसा पूर्व तक के अवशेष हैं। बिहार क्षेत्र की अगर हम साहित्यिक रूप से अगर देखें तो सर्वप्रथम जो चर्चा हमें बिहार के क्षेत्रों के बारे में मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण नाम की जो पुस्तक है, उसमें इसका पहला वर्णन हमें मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से प्रमुख 3 जनपद बिहार में ही थे। ये थे मगध, जिसका राजधानी था राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र हुआ, जो आज का तत्कालिक आप पटना जो देख रहे हैं उसका पुराना जो नाम है वो पाटलिपुत्र ही था। अंग, ये अंग जो महाजनपद था जिसकी चर्चा आपने महाभारत में भी सुने होंगे। राजा कर्ण जो थे इसी अंग के प्रदेश पे राज्य करते थे और इसकी राजधानी जो थी चंपा। ये अंग जो प्रदेश है, ये आजकल का जो भागलपुर वाला इलाका आप देख रहे हैं, उस क्षेत्र को ही अंग कहा जाता था। वज्जी संघ जो आप देख रहे हैं, ये वैशाली मुजफ्फरपुर साइड का जो आप एरिया देख रहे हैं आज के तत्कालीन बिहार में, ये जो था ये आपका वज्जी संघ में पड़ता था। ये गणतांत्रिक राज्य हुआ करते थे और इनकी राजधानी वैशाली थी। इन सब से आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार में मगध जो है वो धीरे धीरे इन सभी जनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरता है। और न केवल बिहार में, अपितु अगर आप देखेंगे तो भारत का इतिहास जो है मगध से ही कहीं ना कहीं शुरू होती है। वज्जी संघ जो आप देख रहे हैं महाजनपद है, ये दुनिया का पहला गणतंत्र राष्ट्र था, जो डेमोक्रेसी जो आप आजकल हम लोग बात कर रहे हैं 100-200 साल से।
आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पहला डेमोक्रेटिक जो कंट्री आप बोल सकते हैं, पहला डेमोक्रेटिक जो राज्य बोल सकते हैं, वो हमारे भारतवर्ष में ही वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब बात करते हैं मिथिला का। मिथिला जो था वज्जी संघ का एक राज्य था, बट इसके पहले ये एक स्वतंत्र राज्य था। मिथिला शब्द का आपने उल्लेख हमारे जो महाकाव्य है, महाकाव्य महाभारत, उसमें आपने सुना होगा। जी, हम उसी मिथिला का बात करें जिसके राजा जनक थे और उनकी पुत्री सीता थी, जिनके साथ हमारे पूज्य भगवान श्री राम के विवाह हुआ था। तो आप अगर बिहार के बारे में देखते हैं तो बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, जिसका वर्णन आपको हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ आपको विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि महाभारत में हमने देखा है, दानवीर कर्ण भी इसी अंग जनपद से थे और वो भी आज का जो इलाका है वो हमारे बिहार में ही स्थित है। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिहार के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो आज हम जो पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से राजवंश जो है बिहार पे राज्य किए, कैसे उनका जो है प्रभाव आगे चलकर पूरे भारतवर्ष पे पड़ता है। एक एक कर हम हमारे जो चैनल है इस पे एक सीरीज लाते रहेंगे। आज कुछ राजवंशों की हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहला राजवंश देखते हैं क्या था। देखिए, बिहार में जो पहला राजवंश था वो वृहदत्त वंश था। इनके जो संस्थापक थे वो राजा वृहदरथ थे और इस वंश की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, जो आजकल का राजगीर वाला जो आप इलाका देख रहे हैं। और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो जरासंध थे। जरासंध जिनके महाभारत काल में हमने पढ़ा है और जिनका युद्ध भीम के साथ हुआ था, जिसका आज भी आप अगर आप राजगीर साइड में अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनका निशान जो है पैरों को वो देखने को मिलेगा। इस वंश के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हमारे इतिहासकारों के अनुसार ये वृहदत्त वंश को ही बिहार का प्रथम वंश के रूप में माना गया है। इसका अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी थी और उसके बाद उसने अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठाया था। बट वो उसके बेटा जो था वो भी ज़्यादा दिन तक गद्दी पे नहीं बैठा। उसका भी एक दरबारी मही ने उसकी हत्या कर दी और बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठाया। और इस तरह आप देखेंगे बिहार का जो प्रथम आप बोल सकते हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी लिखित जो है वंश, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो है हर्यंक वंश की स्थापना होती है। तो आइए देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो दोस्तों, हर्यक वंश जो है इसके संस्थापक होते हैं बिंबिसार। राजधानी होती है राजगृह और इसके जो प्रसिद्ध राजा होते हैं वो बिंबिसार होते हैं, अजातशत्रु होते हैं। बिंबिसार का अगर आप इतिहास देखेंगे, इनका जो कुल शासन काल देखेंगे वो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार ने कुल 52 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने अपना राजधानी राजगृह को बनाया और राजगृह जो राजधानी अब इन्होंने बनाया उसका जो वास्तुकार थे वो महागोविंद थे। जी हाँ, प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद, जिनकी हम बात करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। वो इन्हीं के राज दरबार के दरबारी थे और प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो भी बिंबिसार के दरबार में ही रहते थे। बिंबिसार ने जब शासन संभाला तो मगध एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। बिंबिसार ने अपने सूझबूझ से इस राज्य की सीमा को काफ़ी आगे बढ़ाया और बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए 3 प्रकार की नीति अपनाई।
पहली जो नीति थी उनकी विजय की नीति। उन्होंने अपने जो सामने के जो प्रदेश थे अंग, उसे युद्ध में हराकर मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। उन्होंने न केवल युद्ध की नीति अपितु मैत्री की नीति भी अपनाई समाज विस्तार के लिए। और अवंती उस समय का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहाँ के शासक थे प्रद्योतसेन, उनके साथ उन्होंने मैत्री का संबंध स्थापित किया। राज विस्तार के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। क्योंकि आप अगर आगे का इतिहास भी आप देखेंगे और भी दूसरे राजाओं के आपने इतिहास देखे होंगे, तो विजय नीति के साथ साथ वैवाहिक जो एक नीति था वो राज्य विस्तार के लिए बहुत से राजाओं ने उस नीति को आगे बढ़ाया है और बिंबिसार ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बेटी कौशल देवी के साथ उन्होंने विवाह किया और उन्हें काशी का राज्य प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने वैशाली जो वज्जी संघ है, वहाँ के जो शासक थे वो लिच्छवी वंश के थे और वहाँ की जो राजकुमारी थी चेन्ना, उनके साथ विवाह किया। उन्होंने राज्य विस्तार के लिए पंजाब की राजकुमारी छिमा के साथ भी विवाह किया और अपने राज्यों की सीमा को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। इसके बाद जो इतिहास में जानकारी मिलती है कि बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु का जो शासनकाल होता है वो 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व तक होता है। अजातशत्रु भी बिंबिसार की तरह एक महत्वाकांक्षी राजा था। अजातशत्रु एक जैन धर्म का अनुयायी था और बहुत से ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका उपनाम कुनिक के रूप में भी इसका नाम वर्णन किया हुआ है। तो कुनिक और अजातशत्रु कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही व्यक्ति का नाम रहता है। इसके जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण संघर्ष हुए और तीनों इसके पक्ष में ही रहे। कौशल के साथ संघर्ष होता है, जैसा कि आप जानते हैं बिंबिसार का जो है कौशल की राजकुमारी के साथ विवाह होता है और अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर गद्दी पर बैठता है। तो कौशल के जो राजा होते हैं प्रसेनजीत इससे बहुत क्षुब्ध होते हैं और इस बात को लेकर अजातशत्रु और कौशल के में जो होता है युद्ध होता है और इस युद्ध में जो होता है अजातशत्रु के विजय होता है और प्रसेनजीत की हार होती है। प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर संघर्ष का समाप्ति करता है और काशी जो है पूर्ण रूप से मगध में मिल जाता है। अजातशत्रु वज्जी संघ के साथ भी संघर्ष में उलझता है। जैसा कि आप जानते हैं लिच्छवी जो राजकुमारी थी चेन्ना का भी विवाह बिंबिसार के साथ होता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के साथ युद्ध में छल और कपट दोनों की नीति अपनाई और 16 साल के युद्ध के बाद वज्जी संघ को भी जीतने में सफल हो गया। फिर उसकी लड़ाई जो होती है, युद्ध जो होता है वो मल्ल गणराज्य के साथ होता है और इसमें भी अजातशत्रु विजय होता है। तो एक तरह से आप देखिएगा तो पूरा वज्जी संघ ही अब मगध के साम्राज्य के अंदर आ जाता है। अजातशत्रु जैन धर्म होते हुए भी बौद्ध धर्म का बहुत ही आदर करता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, एक्चुअली गौतम बुद्ध का अगर आप देखेंगे तो महापरिनिर्वाण जो होता है अजातशत्रु के शासनकाल में ही होता है और उनके महापरिनिर्वाण के बाद वो उनके अवशेष जो है उसके ऊपर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाता है। उसके शासनकाल में ही राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है, जो पहला बार कहा बौद्ध संगति का आयोजन होता है, कौन करवाता है, तो ये सब चीज़ आप नोट करते जाइएगा।
इसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा होता है। इस पर थोड़े इतिहासकारों को मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, उदयन हत्या नहीं करता है, बट कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, उदयन अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल 461 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक होता है। उदयन भी महत्वाकांक्षी राजा होता है। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पे एक नया नगर पाटलिपुत्र को बसाता है। ये भी अपने पिता के भांति जैन अनुयायी होता है। इसका हत्या जो है अवंती के राजा पुलक द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि हर्यंक वंश में कोई उस तरह का शक्तिशाली राजा नहीं होता है, और इसका जो अंतिम शासक होता है नागदशक, उसकी हत्या जो है इस हर्यक वंश का जो अमात्य होता है शिशुनाग, उसके द्वारा कर दी जाती है। और इस प्रकार शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो आगे का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम शिशुनाग वंश की चर्चा करेंगे, देखेंगे उस वंश ने कैसे मगध पे राज्य किया और कैसे साम्राज्य विस्तार किया। आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें दी गई जानकारियाँ जो है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।